यानी कि हम कुछ ऐसे रिजल्ट देखेंगे। आज जो क्लास का पूरा पर्पस है वो है मीन वैल्यूज थ्योरम्स पे, यानी कि एक ऐसे रिजल्ट, ऐसी थ्योरम जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो कहलाती है आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम, और जो उससे रिजल्ट मिलता है, वैल्यू जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। सो दिस इज द थिंग हियर। सो आज का जो पर्पस है वो इन्हीं चीजों को जानने का कि अगर कहीं भी हमें दिखाई दे, हम जनरली क्या जानते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। कहां से ये ओरिजिन होता है, ये टेलर सीरीज कैसे हम सब इसको देख पाते हो। सो दैट मींस टेलर थ्योरम हो आपके पास, चाहे वो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज हो, सो चाहे आपके पास जो है रोल्स थ्योरम हो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो, या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इनके जनरलाइजेशन हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी लेके आए हैं आप लोगों के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। या फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज ए रोलेस थ्योरम। क्या कहती है रोलेस थ्योरम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आपको कभी नहीं एग्जामिनर कहता, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम इंफॉर्मेशन देता है एग्जामिनर की, भाई ठीक है कि विद द हेल्प ऑफ द रोलेस थ्योरम आप ये वर्कआउट करो। कभी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, आपको कंक्लूजन क्या-क्या निकालने होते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। इसमें कहा कि फंक्शन मेरा डिफाइंड हो सबसे पहले तो सारी वैल्यूज पे, इस क्लोज्ड इंटरवल पे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देना, फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशियल इन द ओपन इंटरवल, f ऑफ a इज इक्वल टू fb। तब पक्का एक ऐसा पॉइंट है इस ओपन इंटरवल a और b के बीच में जिस पर उसके डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी फंक्शन है f(x), और मैं कहूं ये जो मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल था, मैं कहता हूं उसकी जीरोस होगी, तो आप क्या कहते हो सर? कोई वो दोस वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज इक्वल टू 0, सो दैट मस्ट बी 0। तो आप बोलते हो कि दिस a इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर ये आपके पास इक्वेशन थी, तो दैट मींस उसका रूट बोल देते हो आप, इन्वर्ट का यूज करते हो। सो सी हियर व्हाट एग्जैक्टली वांट टू करें। इसने कहा मेरे पास फंक्शन था, और क्या कहा इसने? डेरिवेटिव के लिए कहा कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वेज में इसको और बताऊं, तो दैट सी हियर व्हाट ही वांट टू कन्वे यू। इसने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट a है, एक पॉइंट b है। ओके, ये कह रहा है कि फंक्शन हो सकता है कि कुछ ऐसे गया हो, नो मैटर, हो सकता है फंक्शन ऐसे ही गया हो मेरे पास यहीं पर ही। बट इसने कहा कि जो भी वैल्यू मेरी fb की है और fa की है, दैट इज इक्वल। इसका क्या सिंपली मतलब हुआ कि एन लो, आप कुछ भी समझ लें फंक्शन को, बट उसको क्या होगा, वो बीच में कितने ही मोशन करता रहेगा। मैंने कहा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माय a, दैट वैल्यू इज दैट इज माय fa, राइट। सो इस इसके बाद या इसके नीचे या ऊपर फंक्शन कैसे भी मूव करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन मेरा इस पॉइंट यानी बी पॉइंट के पास, वेरी गुड इवनिंग, बी पॉइंट के पास पहुंचेगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। दैट्स ही वांट टू कन्वे यू, यानी कि आपके पास दिस वैल्यू इज fb। सो इसका मतलब ये हुआ जी। ओके, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं चीजों को समझने के लिए। जस्ट थिंक दैट इसने आपको f इज इक्वल टू fb कहा, यानी कि जो भी रियल लाइन पे मेरे पास, जो भी लाइन पे पॉइंट्स थे, इस इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स थे, उनके रिस्पेक्ट में इमेजेस से हमारे ग्राफ बन गया है। जो भी हमारे पास ग्राफ है, हमें क्या देखना होता है, इन पॉइंटों पे f इज इक्वल टू fb पे, यानी कि एंड पॉइंट पे वैल्यूज इक्वल है। ये बहुत बिगेस्ट इंफॉर्मेशन है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, नोटिस कीजिए। दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। हो सकता है मेरा फंक्शन, मैंने कहा कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, अ सिंपली कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज a c, राइट ना। सो क्या होगा आपके पास, इसकी वैल्यू भी c ही आएगी, बट दैट इज योर fa which is definitely is equal to c। की हम कोई वैल्यू फिक्स कर सकते हैं 2 या 3, जिसमें कि हर पॉइंट जो भी कर्व बनेगा आपके पास इस तरीके की लाइन बन जाएगी, दैट इज द थिंग, राइट ना, दैट इज fb। आपने जो फंक्शन लिया, एक कांस्टेंट फंक्शन, ओके, सो दिस फंक्शन इज व्हाट, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दैट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, और आपने ये भी नोटिस कर लिया कि तीनों कंडीशंस पे सेटिस्फाई है। अब आपने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट इज c बिलोंग्स इन ab, राइट ना, ओपन इंटरवल के अंदर। आप जिस पे कह रहे हैं भाई डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी उस पॉइंट पे 0 होगी, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के अंदर जिस पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफाइनाइट पॉइंट। यानी कि कोई भी एग्जामिनर आप लोगों से ये रिजल्ट पूछ ले कि हाउ मेनी सच सी एग्जिस्ट, ओके, अगर मेरे पास कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ओके, और ये प्रॉपर्टी रखता है, तो आप कहोगे उसके पास, यानी कि मेरे पास कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने से हो सकते हैं? दे मे बी अनकाउंटेबल, क्योंकि ओपन इंटरवल क्या होता है, मेरे पास पूरा का पूरा अनकाउंटेबल आगे इक्विवेलेंट है, सो दैट मींस दे मे बी द अनकाउंटेबल। पहली बात अभी हम, ओके, नाउ देन फंक्शन जो हमारा fx इज इक्वल टू x होता है, ये एक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। द फंक्शन इज आल्सो द मोनोटोनिक फंक्शन, ओके। अब ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा एक मोनोटोनिक फंक्शन ऐसी नेचर लेके आ रहा है जिसमें हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाते हैं। अब हमारे मन में बात आएगी, अगर सर फंक्शन कांस्टेंट ना हो तो उसके पास दो नेचर और हो सकती है। कौन सी नेचर हो सकता है? मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो, या मेरा फंक्शन हो सकता है कि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो। दोनों तो बातें हो सकती थी कि भाई फंक्शन मेरा आगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और मैं कहूं कि मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, सिंपली मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का साइन रख देता हूं। आई अज्यूम दैट मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, चलिए जी, ठीक है। आपने कहा a और b के हर वैल्यू के बीच में, a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ओके, वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, मैंने मान लिया कि ठीक है वो फंक्शन कांस्टेंट नहीं, मैंने मान लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब आपने कहा कि ठीक है, ऐसे वर्ड को कहना, बी केयरफुल, दैट मींस मैंने कहा कि इंक्रीजिंग है मेरा फंक्शन, सो ओके, नाउ मैंने कहा कि ठीक है भाई ये इंक्रीज हो रहा था, कहीं से भी इंक्रीज होना, नीचे से या व्हाटएवर, कहीं से भी, ओके, जस्ट आई अज्यूम दैट द फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, राइट, या दैट इज द वैल्यू, दिस इज माय fa, ओके। और इसी के पैरेलल मैं चलता हूं, तो डेफिनेटली दैट विल बी द माय वैल्यू fb। हमने एक कंडीशन और देखी है यहां पर, क्या, f of a इज इक्वल टू fb है जी, हाँ सर ये भी है। तो इसका मतलब आपने कहा था फंक्शन सब मेरा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जिसने पहले कहा कि f इज इक्वल टू fb है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आई होगी, कितना भी ऊपर चलता रहे, एक पोजीशन ऐसी आई होगी कि इसको नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, राइट। सो जहां से ये मूव कर रहा है, इधर को जा रहा है, वो पॉइंट यहाँ इसी इंटरवल के अंदर है, हमने मान लिया वो पॉइंट हमारा सी है, राइट ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल चाहिए, तो बढ़ते बढ़ते ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बढ़ता ही रहे, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका एडवांटेज देखिएगा, इसको रिलैक्स नहीं कर सकते हम कंडीशन को। सो ओके, नाउ देन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें, और डेफिनेटली इसी इंटरवल के अंदर जिसमें से वो नीचे हुआ, और हमारे पास वैल्यू f इज इक्वल टू fb दे दी, ठीक है सर, ऐसा हो गया हमारे पास। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें? इससे फायदा हुआ, आप एक और जानते हो, डेरिवेटिव इज नथिंग दैट इज अ टेंजेंट, ओके। सो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने बात की है कि टेंजेंट आपके पास दैट इज दिस वन, ठीक है ना। तो टेंजेंट, अगर आप कहते हो कि टेंजेंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ है कि एंगल तो है वो आपके पास, इसका मतलब द लाइन इज, दिस इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहां पर आप टेंजेंट बना रहे हो, देयर इज नो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है यहां पर, ओके। सो इससे क्या निष्कर्ष निकला आपके पास? यस, अगर भले ही मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग था, एक पॉइंट पक्का मिलेगा इस इंटरवल के अंदर जहां से मूव किया, और जो टेंजेंट बनी उस पॉइंट पे, यानी कि जो थीटा मिला, दैट विल बी इक्वल टू 0। पहली इंफॉर्मेशन मिल गई थी, ठीक है जी, दैट इज अ गुड थिंग हमें। यानी कि हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारे पास अगर फंक्शन ऐसा है कि इंक्रीजिंग है, यही केस मैं डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन हो सकता है डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन डेफिनेटली एक प्लेस पे से जाके इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट ना, कि जहां से मैं कह सकूं कि f इज इक्वल टू fb, गो टू दैट कंडीशन, ठीक है सर। ये बातों तो आसान थी, इससे निकला क्या? इससे निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट बनता है? एग्जाम में कभी भी आपसे क्या पूछ सकता है कि मोनोटोनिक फंक्शन या सैटिस्फाइड विद द रोलेस थ्योरम,
क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है जो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो एक साथ? नहीं, बिकॉज अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक आइदर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो यहां से रिजल्ट बन के आता है आपके पास अ फंक्शन satisfy to the Rolle's theorem, a monotonic function satisfy to the Rolle's theorem if and only if that is a constant function। ये फंक्शन कांस्टेंट आपके पास, यानी कि अगर कांस्टेंट फंक्शन लिया आपने वो मोनोटोनिक है तो वो तो सेटिस्फाई कर सकता है आपके पास Rolle's theorem को, अदरवाइज कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन आपकी Rolle's theorem को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज इट ओके? सो बी केयरफुल ऑफ दैट। मैं भी लिखवा देता हूं इस पॉइंट को कि अगर मेरे पास फंक्शन मोनोटोनिक है और वो सेटिस्फाई कर रहा है रोलेस थ्योरम को तो वो पक्का कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना जी? ओके, सो दैट मींस ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई जी। एग्जामिनर कभी-कभी आपसे ये भी क्वेश्चन रेज करता है, इनके मतलब समझने की कोशिश करना, हमारे पास ये पूछे जाते हैं कि ये आपका जो सी है दैट एग्जिस्ट यूनिक। सो हो सकता है कि यूनिक हो, इस केस में यूनिक ही है, अगर मेरा कोई ऐसा ग्राफ बन गया तो हो सकता है कि मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा हो जिसके अंदर इस तरीके से ए और बी पॉइंट के बीच में इस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हो, राइट? यहां पर भी वैल्यू, यहां पर भी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या f इज इक्वल टू f हो जा रहा है, ऑब्वियसली नीचे ऊपर जा रहा होगा कहीं से, ठीक है ना? सो बी केयरफुल दैट इस पॉइंट पे भी ये भी पैरेलल टू मिल गया, ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। ओके, बस सिंपली मैंने कहा कि दैट इज अ पॉइंट और ये मेरा पॉइंट मूव कर रहा है इस तरीके से और दैट्स व्हाट, यानी कि मैं सिंपली कहूं आपके पास सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f और ये इक्वल टू इक्वल है दोनों की दोनों यहां पर, ठीक है ना? दैट इज f एंड दैट इज f, बोथ आर इक्वल। ओके, दिस आर द पॉइंट। अगर यहां से आपसे पूछ ले तो कितने पॉइंट्स मिलेगी? एक पॉइंट ये, इस पे भी टेंजेंट आपकी 0, इस पे भी टेंजेंट, 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 यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल गए ऐसे जिस पे टेंजेंट 0 है, तो ऐसे सी एग्जिस्ट करेगी, दे आर 6। सो आप बिल्कुल भी ये गणना नहीं कर सकते जब तक कि आपको फंक्शन ना दिया हो, आप एक ही वर्ड कहोगे। इस केस में फंक्शन जो आपके पास जो है एसएसी है, दे मे बी द फाइनाइट, दे मे बी द यूनिक एंड दे मे बी द इनफाइनाइट। तो एसएसी की गणना हम ये कर देंगे। सो क्या-क्या निष्कर्ष निकाल लिया हमने सिर्फ उस थ्योरम के इस सिंपल से स्टेटमेंट से कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि f इज नॉट इक्वल टू fb, इसका मतलब कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही सेटिस्फाई कर सकता है इन कंडीशन को, जिसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा। दीस आर द इंग्लिश कंडीशन, आपने अज्यूम करी है तब आपको ये मिलता है जी। ओके, सो चलिए मैं इसको बोल देता हूं। ओके सर, कल वाले क्वेश्चन में माइनस ई की माइनस पावर एक्स ले सकते हैं। हाँ मैं लेके आया हूँ बिल्कुल, आपका जो कल फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू, अब तो कई सारे आ गए, ये भी हो सकता है जी, माइनस ई की पावर एक्स भी हो सकता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स भी हो सकता है जी, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स भी हो सकता है, ये सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, ये ऐसे फंक्शंस हैं इन पे अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट लगाऊंगा तो सॉरी जो मैं कोई भी पॉइंट लगाऊंगा दैट मींस एक्स नॉट, कभी भी मुझे 1 नहीं देगा जी, ठीक है ना? सो दीस आर द पॉइंट्स। तो यहाँ से मुझे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आपको रोल्स थ्योरम हेल्प करती है क्या फाइंड आउट करने में? डेरिवेटिव के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं बता सकता हूं कि जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल हुआ था उसके बीच में उसके डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसके अंदर डेफिनेटली ऐसा कोई बाउंड है जहां पर टेंजेंट आपकी 0 हो जाती है, दैट इज द कॉमन मीनिंग। ओके, सो या एक जो मैं आपको रिजल्ट बोल रहा था वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है ना? ये आप लिख सकते हैं, इफ फंक्शन सैटिस्फाई टू द रोल्स थ्योरम, इफ, क्योंकि ये रिजल्ट आ सकता है आपके पास कभी भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इफ एफ एक्स सैटिस्फाई टू द रोल्स थ्योरम, okay, and is monotonic, then function fx is constant। ओके, सो कांस्टेंट के केस में ही होगा जी, अदरवाइज फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा। ओके नाउ देन हमने ये भी बता दिया आपको, या एक और चीज, द नेक्स्ट वन इज दैट कि कभी भी आपको मिल जाए कि भाई मैं कहूं यही कंडीशन की मैं रिलैक्स कर दूं किसी तरीके से कि भाई मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन मेरे पास रिलैक्स है, तो ये कंडीशन आप रिलैक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नोटिस कीजिएगा, वैसे तो आप ग्राफिकली देख चुके हो, बट मैं कहूं मेरे पास कोई भी फंक्शन है, कोई इंटरवल 1 से लेकर के 2 पे मैंने कहा कि r पे डिफाइंड है। ओके, हमने क्या किया कि दिस फंक्शन इज व्हाट सच दैट आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया जी मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों ले लिया? आइडेंटिटी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं ये फंक्शन तो मेरे पास कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये मैंने मान लिया। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि 1 और 2 पर दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है हमें राइट नाउ? नाउ देन सी हियर दैट, बट स्टिल आप क्या देखेंगे यहां पर, अब आपसे कहेगा क्या देयर एग्जिस्ट, there does not exist a point, there does not exist a point c किसमें? इस ओपन इंटरवल 1 और 2में, such that f डैश आपके पास वो c पे ये 0 हो जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब यू कैन नॉट रिलैक्स दिस कंडीशन। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ग्राफ के सेंस में भी बढ़ रहा है या घट रहा है, दो ही तरीके की चलती कांस्टेंट के बात, ठीक है ना? सो दैट आर द सिंपल थिंग्स जो कि हमें एनालाइज करनी और हमें मालूम आनी होनी चाहिए। ये मूव करते हैं नेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। द नेक्स्ट वन इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो लैग्रांज हमें क्या कहती है? कहती है कि अगर मेरे पास फंक्शन वही डिफाइंड हो क्लोज इंटरवल के अंदर, सच दैट f इज अ कंटीन्यूअस क्लोज इंटरवल में, f इज अ डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c। यहां पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये पॉइंट यूनिक होता है? हमने ये पढ़ा था, रिजल्ट है हमारा, इज दैट पॉइंट c इज अ यूनिक हियर आल्सो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते यूनिट, ठीक है? द सेम रिजल्ट जो हमारे पास वहां था, ये इंफॉर्मेशन आपसे क्या दे रहा है? ये आपसे कह रहा है सिंपली कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट मेरे पास बी है, राइट ना? इसने क्या रिलैक्स कर दिया? आपकी थर्ड कंडीशन को रिलैक्स कर दिया कि भाई f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको नहीं है सब कुछ। नाउ देन इसने क्या कहा आपके पास कि भाई आपने कहा कि मेरे पास ठीक है सर, इसका जो ग्राफ था मेरे पास ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, सो दैट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ fa। ओके, आपने कहा कि दिस इज, आपने लेबल कर दिया दिस पॉइंट इज a। नाउ देन दैट इज द वैल्यू b, आपने कह दिया कि दिस पॉइंट इज a b। सो नाउ देन इसने कहा यहां से यहां तक जो आप कोड बनाओगे, ये पॉइंट है कि आपके पास दिस पॉइंट इज a, fa and this point is what, that is point is a b, fb, nothing right now। so यहाँ से जो आपने कोड बनाई और कोई पॉइंट आपके पास डेफिनेटली इसमें मिल जाएगा, c पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ले रहे हैं दे भी इक्वल, दैट मींस ये रिजल्ट आपको दे रहा है fb minus fa upon b minus a is equal to the tangent at the point c। और c कहां पे बिलोंग करता है? दैट बिलोंग्स इन द एरियाज, एग्जैक्टली दे आर पैरेलल। ओके ना? तो सिंपली सी आपके बात ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है, ठीक है ना? सो नाउ देन इससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमारे पास ये जो सी पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पास यूनिक हो, ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज मे बी द अनकाउंटेबल, देन मे बी द फाइनाइट। तो मे बी वाला वर्ड ही हमें यहाँ पर यूज करना होता है। ओके, सो मुझे नहीं लग रहा कि इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको बताऊं, ठीक है?
मूव करते हैं जनरलाइजेशन की तरफ। जब वैसे भी देखो सिंपल भाषा में कहा जाए दैट इज नथिंग टैंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ड्राइंग द पॉइंट्स ए एफ ए और बी आपके, ठीक है ना। सो दैट वाज जस्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, बट जनरली नहीं पूछा जाता है तो मैं भी उसको अवॉइड कर रहा हूं। या कम टू द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म भी आ गई जी। क्या फॉर्म है जनरलाइज्ड? बी केयरफुल अबाउट, पूरी थ्योरम में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं किया गया, एक ही जगह स्पेशल किया गया है जी। सो सी हियर दैट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, इसमें हमने क्या कहा था, ए ये पॉइंट था हमारे पास, वहां भी ये पॉइंट बी था, यानी कि बी इज इक्वल टू, आपने क्या किया, बी इज रिप्लेस बाय ए प्लस एच पे आपने रिप्लेस कर दिया ए प्लस एच। एच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, एच इज greater than 0. That's all. Any positive value. Now then, is such that f is a continuous. This one, that is the generalization of the Lagrange's form, not the Taylor theorem. Be careful, अभी आएगी टेलर थ्योरम, उसका भी जनरलाइजेशन दिखाऊंगा आपके पास। यहाँ मैं जो पॉइंट फोकस करना चाह रहा हूँ, प्लीज उस पर फोकस कीजिएगा। आपका एग्जामिनर इस फॉर्म को पूछता है बच्चे, ठीक है, कि ये क्या है, थीटा क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा इन बातों के ऊपर जनरली दिया है, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, अदरवाइज इन जनरलाइज फॉर्म से क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर भी इसने भी कंटिन्यूटी की बात की, उसने भी कंटिन्यूटी की बात की थी क्लोज इंटरवल में ही, ये भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात की, ये भी आप नोटिस कीजिए। इसको तो मैं तुरंत लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, क्योंकि आई कैन पुट द वैल्यू a plus h is equal to b, राइट ना। सो सी हियर, अगर आपने अपनी जो आपके पास फॉर्म थी, यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी, fb minus fa अपॉन b minus a is equal to f dash c, आपने सिर्फ दो वैल्यूज को चेंज किया है इसके अंदर। क्या? एक तो c की वैल्यू को और आपने b की वैल्यू को, b की जगह मैंने a plus h यूज किया यहाँ पर। सो नोटिस हियर, अगर मैं रख देता हूं उसको, व्हाट हैपन, fb plus h minus fa अपॉन क्या बच गया जी हमारे पास, b की जगह b plus h रख दिया, b की जगह a plus h रख दिया, इसे कैंसिल, दैट मींस h you are getting that is equal to h f dash c। ओके, सो दैट मींस सिंपल रिजल्ट आपके पास ये आ गया जी, fb plus h माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच एफ डैश सी, जहां पर सी की वैल्यू को आपने ए प्लस थीटा एच रखा हुआ है जी। ओके ना, दैट इज ए प्लस थीटा एच, ए प्लस एच होगा, कहां पर रख दिया मैंने, ए प्लस थीटा एच बेटा, और थीटा की जो वैल्यू है अभी आएगा आप, हाँ बी प्लस एच, दैट इज ए, क्या चीज आ गया यहाँ पर, अच्छा अच्छा ए प्लस, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो, हाँ बी की जगह में ए प्लस एच रख दिया, ओके ओके दैट्स करेक्ट। नाउ नाउ ए प्लस एच, सिंपली ए प्लस एच इज माइनस एफ इज इक्वल टू एच एफ एस सी, जहां पर सी, यानी कि ओवरऑल अगर आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू जो आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बाय जस्ट पुटिंग b इज इक्वल टू a प्लस h एंड c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h, और थीटा हमेशा ही वेरी करता है आपके, थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है जी ये। तो इसको हमेशा पूछा रहा है, नेट में तो नहीं पूछा है जी, लेकिन कभी सेट का किसी और का एग्जाम दोगे तो वहां ये फॉर्म पूछ लिया जाता है जी आपसे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की जनरलाइज्ड फॉर्म में बता दीजिए जी, तो सिंपल फॉर्म आपके पास ये आ जाती है, ठीक है ना। सो जस्ट इसको याद रखना है। चलिए और मूव करते हैं फर्दर अब टू द नेक्स्ट, इससे हम क्या क्या चीजें यूज कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीजें ऑब्टेन हो जाती हैं। सो सी हियर, if function is defined in the closed interval and differentiable in the open interval, if f dash x is equal to 0, क्या वर्ड यूज किया गया है, be careful about the quantifier, इसने कहा f dash x is equal to 0 है for all, ये जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है इन दिस वन, तो पक्का फंक्शन मेरा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द इंटरवल, ये रिजल्ट एज सच आ जाता है आपके पास। ओके, सेकंड वन ये आया हुआ है ऑलरेडी नेट के एग्जाम में, क्या इसने कहा, यदि मेरे पास दो फंक्शन है, एक नहीं, और दोनों के दोनों डिफाइंड है, कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, और क्या उनकी डेरिवेटिव वैल्यूज इक्वल है, किसके लिए, और के लिए, एग्जामिनर इसी फॉर और वर्ड को स्किप कर देता है जी, बी केयरफुल अबाउट दिस क्वांटिफायर, देन fx और gx will be notified by a constant on the ab, ये आपका गेट में भी आया हुआ है जी, ठीक है ना जी। सो दैट्स इट। नाउ देन if f is a continuous, ये हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन दे रहा है यहाँ पे, यानी कि आप इनकी हाथ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात भी कर सकते हो, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो हम कंडीशन ऑलरेडी जानते हैं। इन द सिमिलर फैशन हम डिक्रीजिंग की बात भी कर सकते हैं जी। क्या, अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दोगे, लेस और इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जस्ट कंडीशन लिखी हुई है, ये आप ऑलरेडी जानते थे। तो जो शुरू के तीन रिजल्ट हमारे पास आए कि भाई अगर फॉर ऑल के लिए आप डेटा इज इक्वल टू 0 है तो थ्रू द फंक्शन विल बी द कांस्टेंट, और एचजी को मेरे पास फंक्शन अगर ये प्रॉपर्टी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल की रखते हैं तो डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखना, एग्जामिनर को भी आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट नहीं देता, आपको फंक्शन ही ऐसे दे देता है कि f o g आपके पास देगा, फॉर एग्जांपल दे दिया f of x is equal to e to the power x and g of x is equal to x square, ऐसा फंक्शन दे दिया आपने, देख लिया ओ ये तो फंक्शन मेरे कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, देन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रूल, तो किसी में क्या देगा कि ठीक है f x is equal to what, k 2 times of g जो रिलेशन में बन रहा होगा, सो दैट मींस वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि हमारे पास क्या आना चाहिए, तो उनका ऐसे यूज करता है जी। क्वेश्चन आने पे बताऊंगा, वरना क्वेश्चन पैटर्न आप क्लियर एकदम से बता दोगे इसको। नाउ देन यस, दैट इज वन ऑफ द आल्सो गुड रिजल्ट, बिल्कुल देखने में हमें क्या लगता है जी, दैट इज नथिंग, कौन सी थ्योरम लग रही है, लेट द फंक्शन f be defined on R such that fx minus fy का मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन x minus का y का होल स्क्वायर 4 x y, then f must be constant, इस केस में फंक्शन मेरा पक्का कांस्टेंट ही होगा जी। ओके, सो इस रिजल्ट को भी आपसे पूछा हुआ है जी, जो एग्जांपल है आप चाहें तो मैं इसको ड्राइव कर सकता हूं, आप कहीं तो मैं, मेरा तो मन नहीं है इसको ड्राइव करने का, बिकॉज़ ऑफ दैट कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्किप हो जाएगा हमसे, वरना ठीक है सिंपल है, ऐसा स्पेशलिस्ट ने कुछ नहीं, लिमिट लगाएगा आपके पास fx plus fx minus fy जो हमें दिए हुए हैं, राइट। सो जस्ट आपने क्या कर दिया, बिकॉज़ लेस देन ऑफ दिस वन x minus y का होल स्क्वायर, सो इसी से एक को डिवाइड कर देगा, यानी कि x minus y कर दिया, यहां से ये पावर हटा दीजिए, मॉडुलस लगा देगा, देखिए दिखाएगा आपको कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यानी कि लिमिट वाली डेफिनेशन लगाएगा और शो कर देगा कि ओके कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f dash कोई नंबर की f dash x की, दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब देखो मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर दी इसने यहां पर f y minus f b x और y को पॉइंट देगा, ओके ना। इसके लिए आप कह दोगे कि अगर 0 हो गया तो वो फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो गया है, सो दिस इज द थिंग, बट रिजल्ट को भाई ध्यान रख लेना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिजल्ट में मस्ट बी शो दैट लिख के लेके आया हूं। यस, कम टू द नेक्स्ट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्यों इंटरेस्टिंग जी, कहां चला गया भाई, कॉशी और मीन वैल्यू थ्योरम, ये कहती है अगर मेरे पास, अब तक तो हमने क्या किया, हमारे पास दो फंक्शंस की बात की, हमने एक फंक्शन की बात की, अब ये बात कर रही है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है सेम नेचर, कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, और नीचे दो फंक्शन को जिसको डिवाइड करने वाले हो, दैट मींस वो जीरो नहीं है थ्रू आउट द इंटरवल, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड, बराबर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, g इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू gb, ठीक है, देन व्हाट हैपन, देयर इज अ रिलेशन fb minus fa अपॉन gb minus ga इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू f dash c अपॉन g dash c हो जाता है जी। सो जैसे ही इनकी हम एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे तो मैं आपको इसको बता दूंगा जी क्या क्या फायदा होता है।
सो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट जरूरी है, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स हैं, सी हियर, क्या रिमाइंडर वाले, वाओ, की पॉइंट देख लेते हैं जिसके if function is defined and continuous on the closed interval and is a differentiable in this, पक्का कांस्टेंट हो गया, ये पहले बता चुका हूं ऑलरेडी भी, ये बता चुका हूं, ये डिफर बाय दिस वन हो जाएगा, सो नथिंग टू बी डू दिस इन दिस केस, या दिस इज द टेलर थ्योरम। श्याम ओके, अभी शायद आप ही पूछ रहे थे, हाँ। सो टेलर्स थ्योरम का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम, कैसे हमें क्या यूज करते हैं, तो ये फैमिलियर हो, जस्ट मैं जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, जैसे कि मैंने वहां रिमाइंडर पे इनके भी लैग्रेंज रिमाइंडर को पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिमाइंडर, केवल आपको सिर्फ वो रिमाइंडर याद रखना है कि क्या है आपको। अब तक हम ये जानते थे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी था, फंक्शन कोई कंटीन्यूअस होना जरूरी था एक पर्टिकुलर टाइप के इंटरवल में, ओपन और क्लोज में। ओके, नाउ बट इसने कहा फंक्शन नहीं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि डेरिवेटिव पे उसका n-1 टाइम डेरिवेटिव कर लिया इसने फंक्शन का, उसको कह रहा है दैट इज अ कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। n-1 टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो आपके पास, दैट मस्ट एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल। ओके, थीटा कोई वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, पहले भी 0 1 के बीच में ही थी, तो आपके पास ये फंक्शन ऐसा लिखा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग, देखो सबसे पहले समझो टेलर्स थ्योरम आपको क्या कहती है, उसके बाद हम लैग्रेंज रिमाइंडर की बात करेंगे। देखो ये रिमाइंडर आपके पास सभी तरीके का आ जाएगा, लैग्रेंज रिमाइंडर, कॉची रिमाइंडर, ये सभी दिखाता हूं मैं आपको। ओके, आपसे फंक्शन की क्या कहता है, या n-1 डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है सर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो वन टाइम, दैट इज 2x, अनदर टाइम यू कैन डिफरेंशिएट टू टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज 2, अनदर टाइम इसका आप कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0, राइट, और अगर आप करोगे तो 0 0 0 ही आएगा आपके पास। इसका मतलब है अगर मेरे पास फंक्शन के अंदर n पावर है, फॉर एग्जांपल दिस वन, सो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद यानी कि n-1 टाइम तक मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर 2 लिखा हुआ है, सो जस्ट 1 टाइम तक ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, सो था मेरे पास फंक्शन क्या थी, 2x। ओके, इज इट ओके, जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम पावर तक मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकूं, और जो डिफरेंशिएट आया है क्या है, इसकी वैल्यू 2x आई है, सो मुझे चेक करना होगा क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, दिस पॉलिनोमियल, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड व्हिच इज कंटीन्यूअस, सो दैट मींस इसको कह रहा है इसके अंदर जो भी गिवन इंटरवल होगा, ये कभी-कभी a b भी दे सकता है, जरूरी नहीं a + h दो, b की वैल्यू a + h हो सकती है, ठीक है। सो नो मैटर, इसने एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहा, देखो मैं आपको बताता हूं। टेलर्स थ्योरम और आपके पास मतलब टेलर सीरीज, इस रिजल्ट को तो आप बोलते हो, जो रिजल्ट आया ना यहां से यहां तक, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द टेलर थ्योरम, बट दिस सीरीज आई है, दिस सीरीज इज कॉल्ड द टेलर सीरीज। तो दो टर्म से कभी टेलर सीरीज आ जाए, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट दिस वन, टेलर थ्योरम की बात करें इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस रिजल्ट। और एक होती है हमारे पास, आपने पढ़ी होगी फूरियर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो कि मैं उसको n-1 टाइम तक डिफरेंशिएट करूं, और जो n-1 टाइम करने पे वैल्यू आई है, और अगर वो कंटीन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, और n-1 टाइम का डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल के अंदर, मुझे एंड पॉइंट से कंसर्न नहीं है। ओके, नाउ देन तो उस फंक्शन को आप साइड टू स्टेटमेंट 1 को अप्लाई करता है तो जरूरत है बच्चे, जरूरत है, अभी बताता हूँ, ठीक है। सो अभी बताता हूँ आपको, आपने रोल थ्योरम में इसका मतलब फोकस नहीं किया, ठीक है, अभी बताता हूँ। सो ये आपसे इंफॉर्मेशन दे रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा अटेंटिवली। ये कहना चाहता है आपके पास इसकी एप्लीकेशन है कि जो फंक्शन है आपके पास, कोई भी फंक्शन अगर ऐसी दो नेचर लगता है, उस फंक्शन को मैं सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो टेलर्स ने भी यही कहा, टेलर्स साहब आए, उन्होंने कहा कि हमारा मन हुआ कि क्या हम फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप आज तक क्या करते आ रहे हो, दिस इज द फंक्शन बट यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a सीरीज, sin x cos x tan x, ओके, log 1 + x, बिकॉज़ दे हैव सच अ नेचर, दैट्स व्हाट यू कैन डू दिस थिंग्स। लेकिन इसने क्या कंटीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात की। लेकिन फूरियर सीरीज में जब आप चले गए तो फूरियर ने कहा कि भाई मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेता हूं और उसको निकालता हूं, उसने लेकिन ये बात दी कंटीन्यूटी की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को उसने रिलैक्स किया कंडीशंस को, ठीक है ना, क्योंकि मन में तो आप भी मेरा नेचर आईडिया है भाई कंटीन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हो, क्या डिस्टेंस फंक्शन के लिए आप कुछ बोल सकते हो। सो दैट मींस उसने आंसर दिया था यस, डिस्टेंस फंक्शन के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देते हुए, ठीक है। सो नाउ सी देयर, या सेकंड वन इज द डिफरेंशिएबल ऑन, यस अनु, नाउ यू पिक द करेक्ट पॉइंट। देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी किसने एंड पॉइंट पे रिलैक्स कर दिया, और जबकि यहां एंड पॉइंट पे आपको कंटीन्यूअस बोला है। ये एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स अ रीजन। चाहे आपकी पिछली से देखो ये सारी थ्योरम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ही को छोड़ दीजिए, वरना काफी सारी कंडीशन सेम ही लगती हैं, ओके ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस ओपननेस एंड द क्लोजनेस, जान पूछ के उसने इसको एंड पॉइंट पे आपको ओपन इंटरवल पे आपको कहा है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, क्योंकि आप यहां पर डेरिवेटिव्स की बात करते हो और लेफ्ट और राइट की, ठीक है ना, तो वहां जरूरी नहीं है कि उसे जरूरत नहीं है कि वहां पर एग्जिस्ट भी कर रहा हो एंड पॉइंट पे, स्टिल वर्क करेगा। सो डोमेन छोटे होने पर खैर, तो इसने कहा कि उस फंक्शन को आप सीरीज की फर्स्ट पॉइंट तक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेशन, यस, ओके। सो दैट मींस आपके पास क्या आ गया जी, आप उस फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में लिख सकते थे, बट आपके पास कुछ टर्म्स थे। उसने कहा कि n के बाद की सीरीज तो इनफिनिट है, सीरीज का मतलब इनफिनिट टर्म्स जा रहे हैं उसके अंदर, सो दैट मींस कुछ टर्म्स उसने कहा कि उसको उठा करके रख दीजिए, ठीक है। सो उसी को कहा इसने कि दैट इज माय लैग्रेंज रिमाइंडर। सो व्हाट हैपेंड जी, हमारे पास दैट्स अ थिंग, क्या आ गया जी हमारा लैग्रेंज रिमाइंडर, ये आ गया जी हमारे पास लैग्रेंज रिमाइंडर। इसने कहा n-1 टर्म तक आप जाइए और क्लियरली इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, h to the power n upon n factorial into f, आपके पास n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन and a plus theta h, राइट ना, दिस इज द आपके पास आ गया जी लैग्रेंज रिमाइंडर। दिस वन इज दिस वन। नाउ ऐसे ही कौशी साहब ने भी कहा जी, हम भी कहेंगे कुछ ना कुछ तो टेलर्स की तो थ्योरम है, लेकिन विद द कौशी रिमाइंडर। ऐसे पूछता है आपसे वो कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे सीरीज देगा, दिस इज द सीरीज विद द कौशी रिमाइंडर, या पूछ लेगा व्हिच वन ऑफ द सीरीज देगा, ये सारी पूछ लेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कौशी सीरीज विद द सॉरी टेलर सीरीज विद द कौशी रिमाइंडर या लैग्रेंज रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर्स का पता होना चाहिए, लैग्रेंज की बात कर रहे हैं एन पे चलती है हमारे पास, लेकिन हियर व्हाट इज दैट सीरीज बिल्कुल आपके पास उसी फॉर्म की आ गई जी। व्हाट हैपन, rn की वैल्यूज क्या चेंज हो गया जी, hn अपॉन फैक्टोरियल n था, यहां पर n-1 फैक्टोरियल हो गया है। एग्जैक्टली सिर्फ रिमाइंडर का ही गेम है भाई, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ शुरू में ठीक है, जैसा ही है, थीटा की वैल्यू भी हमेशा 0 1 के बीच में ही लाई करेंगी, ओके ना। तो इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि इनको ध्यान रखिएगा, मैं भूल जाते हो, वही नेचुरल बात है इसकी। 1 माइनस थीटा की पावर n-1, हमें वहां क्या जरूरत थी उस फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करने की, लेकिन यहां पर भी आपके पास वही आ गया। तो यानी कि आपके पास क्या डिफरेंस आया दोनों के फंक्शन के अंदर, इस चीज का सिर्फ 1 माइनस थीटा की पावर n-1, और जहां n फैक्टोरियल था n-1 का चेंज कर दिया आपने, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया ऊपर 1 माइनस थीटा की पावर n-1, दिस वन, ओके। सो दैट इज अ कॉशी। नाउ कम टू द नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज की, एक ऐसी सीरीज जो टेलर सीरीज में आप हर जगह क्या यूज कर रहे थे, बार बार यूज कर रहे थे सर ए। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम बोलते हैं दिस इज अ टेलर सीरीज इन टर्म ऑफ एच अराउंड द पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए के अराउंड घुमाते हुए हमने टेलर सीरीज इन टर्म ऑफ एच, देखो एच की पावर बढ़ रही है ना, अगर यहाँ पर एक्स होगा तो एक्स की पावर बढ़ेगी और अराउंड द ए। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन अ मैक्लॉरिन सीरीज, हम यहाँ पर जस्ट ए की जगह जीरो लेते हैं और कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि आपके पास जो भी रिजल्ट थे, जो भी रिलेशंस थे, उन सब में आपने क्या किया, ए की जगह यहाँ पर था आपके पास ए प्लस एच, एक्स की जगह तो मैं क्योंकि हम पूरा टर्म्स उसमें ले रहे हो तो एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने एच से और ए की जगह मैंने पुट कर दिया जीरो। सो आई एम गेटिंग दिस वन, ठीक है। एंड योर रिमाइंडर इज टू दिस, दैट इज हियर। ओके ना, क्या था आपके पास h की पावर n अपॉन n माइनस 1 n फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 और यहीं पर तो था सिर्फ हमारे पास a प्लस थीटा h एंड टाइम डिफरेंशिएशन और इसका क्या था a प्लस थीटा h था, तो h की जगह x रिप्लेस कर दिया गया a की जगह, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। ओके ना जी, सो जैसा आप वैसे भी याद रख सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज को। तो इंटरमीडिएट फॉर्म एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है जी। कौन कौन सी हमारे पास फॉर्म है जो इंटरमीडिएट फॉर्म की कैटेगरी में आती है। अभी ए तक जो हमने पढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस था ये आपको समझाना कि किन फंक्शंस का आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हो और रिमाइंडर पे फोकस करना और वो थ्योरम और मीन वैल्यू की लगन। देखो ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि कोई रिजल्ट कोई थ्योरम कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखे तो उसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन जनरल हम यूज करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब होता है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। बट चलिए इंटरमीडिएट फॉर्म की तरफ अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है हमारे पास ये, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है 0/0 की फॉर्म, दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। आफ्टर दैट अगर कहीं लिखा हुआ है 0 इनटू इनफाइनाइट, दैट इज आल्सो द इंटरमीडिएट फॉर्म आपके पास। आफ्टर दैट अगर कहीं लिखा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दैट इज आल्सो द इंटरमीडिएट फॉर्म। और अगर कहीं लिखा हुआ है हमारे पास 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0, सो ये कैटेगरी में आ जाती है जी हमारे पास सिंपली ये सारी की सारी हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म है। सर कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, देखो इन जनरल तो हमें इन फॉर्म्स का तब पता लगता है जब हम लिमिट का यूज कर रहे होते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू सम वैल्यू, दिस इज ऑब्टेन। सो सी हियर व्हाट हैपन मैक्सिमम केस में, जैसे कि ये हो गया, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग 0 इनटू आपके पास 1/0 हो गया ना, 0/0 फॉर्म। मैक्सिमम को हम कोशिश करते हैं कि भाई 0/0 की फॉर्म बन जाए और एल हॉपिटल रूल कर ले हम यूज। और अगर हॉपिटल रूल यूज आपने कर लिया, वो कहता है कि आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाले का भी डेरिवेटिव तब तक लगाते रहिए जब तक कि 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है। सो मैं जस्ट फास्ट लिख देता हूं, आपके पास क्या रूल है आपके पास, f एंड g आपके पास बी अ टू फंक्शन, बी टू फंक्शन सच दैट, कैसे फंक्शन है जी, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू कोई पर्टिकुलर पॉइंट a हमने ले लिया fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx एंड व्हिच इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है जी, f डैश और g डैश दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास एंड g डैश x is not equal to 0 and also their derivative is also not equal to 0 for all x belongs in the neighborhood of कोई भी epsilon neighborhood of a, ऐसा लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए x belongs in a minus epsilon a plus epsilon open interval और, ठीक है, दैट्स थिंग इसके neighborhood में। देन आप कहते हो आपके पास थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f dash and g dash exist, then simply limit x tends to a fx by gx is equal to simply लिमिट x टेंड्स टू a f dash x अपॉन g dash x। यही बात मैंने आपको बताई है, जस्ट इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हमने लिख दिया। हमारा क्या पर्पस था, हमारे पास f और g दो फंक्शन थे जिनको लिमिट लगाने पे 0/0 हो या इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट भी आ जाएगा, ओके ना। सो दैट मींस हमने देखा कि उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है। सो दैट मींस f by g का अगर आप लिमिट लगा रहे हो उस पॉइंट ए पे तो वो वैल्यू आपने डिफरेंशिएट यानी उसको ऊपर से डिफरेंशिएट कर दिया और नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। तो हां, तो ये तो हमारे पास सिंपल सी फॉर्म आ गई जब हमारे पास 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही है या 0 into इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही है। मूव टू द नेक्स्ट, अगर हमारे पास 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए तो चलिए ये भी कर लेते हैं, है ना। अगर फॉर्म आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट हो, 0 की पावर इनफाइनाइट हो, सॉरी 0 की पावर 0 हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो और या फिर आपके पास इनफाइनाइट की पावर 0 हो, देन व्हाट वी विल डू इन जनरल। आप नोटिस कीजिए ये फॉर्म हमें कैसे मिलेगी, ये फॉर्म हमें मिलती है जनरली अगर लिमिट आपके पास किसी पॉइंट ए पर ले जाने के बाद मेरा फंक्शन कुछ इस फॉर्म का है fx की पावर gx, राइट ना। सो अगर आपने जैसे ही इसको आपने देखा कि भाई मेरे पास फंक्शन ऐसा कुछ फॉर्म का है, देन ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई लिमिट अगर मेरे पास x टेंड्स टू a होने पर fx की वैल्यू मेरे पास अगर 0 है देन 1 है और या फिर इनफाइनाइट है, एंड लिमिट x टेंड्स टू द पॉइंट a gx की जो वैल्यू है दैट इज 0 इनफाइनाइट एंड 0। सो डेफिनेटली रिस्पेक्टिवली फॉर्म हमें ये मिलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो यहाँ पे भी लगेगी यहाँ पे भी लगेगी, अभी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ सिंपली। सो अगर ऐसा हुआ तो आई विल गेट सच ए फॉर्म, ओके। सो अगर आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए तो अभी हमारे पास अगर रूलर बता देता हूं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आ रही है 0 की पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर 0 तो आपको ध्यान रखना है कि इस फंक्शन को आपको मानना चाहिए दैट इज माय fx की पावर gx, ओके, दैट इज सम फंक्शन बाय टेकिंग अ सिंपल रूल। बिल्कुल मैंने 12th वाली बातें याद आपको याद दिलाई है, जरूरत नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन भूल जाते हैं हम इसको ना, ऑफ fx दैट इज अ थिंग, ओके। नाउ आपने जैसे ही आप लिमिट लगाओगे ना वो पॉइंट पे दिस फॉर्म यानी कि राइट साइड की आपकी जो फॉर्म है दैट विल बी रिड्यूसिंग द 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म और एल हॉपिटल रूल का यूज करोगे आप, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म आपके पास 1 बाय इनफाइनाइट आ रही है जी, ओके ना, सो दैट मींस कैसे हमारे पास हमें रिजल्ट यूज करना चाहिए और कैसे हमारे पास हो सकता है। तो सी हियर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम लेते हैं जी एक एग्जांपल छोटा सा कि मुझे fx दिया हुआ है व्हाट 1 प्लस x की पावर 1 बाय x, ओके, और कहा गया कि फाइंड आउट कीजिए इसकी लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू, मुझे मालूम है आप लोगों को मालूम है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, very good, that is simply e, okay, what exactly I am doing, I have seen that the form is 1 to the power infinite, okay, और जब भी कभी भी मेरे पास ऐसी फॉर्म है तो इस फंक्शन को और इस फंक्शन को, ठीक है, मैंने इसको कहा कि दैट फंक्शन इज माय h, जिससे कि आपको क्लियर है, यानी कि अगर मेरे पास hx इज इक्वल टू 1 प्लस fx टू द पावर gx था, ये फॉर्म थी मेरे पास। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, और मैंने देखा कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनी है, सो इसकी वैल्यू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू व्हाटएवर द पॉइंट, सो fx इनटू gx हो जाती है, जिससे मैंने देखा कि 1 आ गया, द वैल्यू इज इक्वल टू e। सो चलिए जी थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, और अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा हो
limit x tends to 0, 1 plus sin x upon cot x. What is the value of this one? Just let me know the value of this one. Again, 1. E. Now you are correct. Okay, the value will be E. Is it okay, Anu? Simply nothing. E to the power हमें लगाया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये फंक्शन sin x और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इस फंक्शन की cot x. Okay ना? Just you see what happen. आपके पास क्या रहेगी? Okay, the value will become the E. So come to the next one जी. What is the next thing? अब मूव करते हैं नेक्स्ट और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है आपके पास. सो सी गया कॉन्वेक्स सेट का क्या मतलब है. मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी सेट ऐसे एक सिंपली लेट एस एक सेट है जो कि सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का. ऐसे सबसेट, इस सेट को मैं कह दूंगा ये सेट मेरे पास कॉन्वेक्स हो जाएगा यदि मैं दो पॉइंट्स कोई भी लूं, एनी पॉइंट. ओके, एफ और एनी चॉइस, यानी आर्बिट्री पॉइंट x y बिलोंग्स इन x और एक मैंने कहा कि एक स्केलर वैल्यू है लैम्डा जो कि बिलोंग कर रहा है 0 1 के बीच में, राइट. देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि व्हाट, लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ y. डेफिनेटली दिस कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू द सेट. अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहता हूं कि वो सेट जो है मेरे पास कॉन्वेक्स सेट होता है. लैम्डा की वैल्यू को ध्यान रखिएगा, दैट मोस्ट बिलोंग्स इन दो पॉइंट. ओके, सो चलिए जी मूव करते हैं अब नेक्स्ट. अब हमारे पास सेट का तो हमें पता लग गया. अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन की. इसमें ये नीचे वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास. व्हाट, इसने कहा एस सबसेट है आर का. ओके, वही सिंपली हमारे तरीके से पहले की तरीके से कॉन्केव में बता देता हूं बच्चा आप लोगों को. कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी ध्यान रखना. आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनके सिर्फ तीन रिजल्ट, जिसे आप कॉन्वेक्स फंक्शन मान लिया. मैं आपको ये भी कह दूं ना, f of x is equal to x square, check whether the following function is convex or not. So दैट मींस आप कैसे चेक करेंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मैं अभी आऊंगा, बस मैं फॉर्मल डेफिनेशन बता दूं. मैं उन तीनों चार रिजल्ट्स को भी लिखवाने वाला हूं आपको, ठीक है ना, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. या कॉन्वेक्स फंक्शन, हां एक्चुअली इसमें लाइन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना. हां, गुड, वेरी गुड. देखिए ये आपसे कह रहा है सिंपली, अगर आपने ये क्या लिया था, आपने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया था अपने कॉन्वेक्स सेट से, ठीक है ना. सो इस सेट के ऊपर अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, यानी कि अब देखा जाए तो fx अगर था मेरे पास, तो x की जगह मैंने कैसे पॉइंट्स लिए हैं, पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है कॉन्वेक्स सेट बना रहा था. सो दैट मींस वो मैंने उसकी फंक्शन की इमेज देखी और मैंने नोटिस किया कि जो अगर इमेज है वो दैट इज लेस और इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ fx2 हो जाए, तो मैं बोलता हूं कि वो मेरे पास फंक्शन कॉन्वेक्स हो जाता है. यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, देखो तो लीनियर कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब है मेरे पास कुछ स्केलर्स हैं, मैंने उस सेट से कोई भी मैंने वेक्टर्स उठाए, उनका कॉम्बिनेशन किया, दैट बस स्केलर मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो सिंपल ये आप ये वही तो कर रहे हो. आपने कहा कि मेरे पास कोई स्केलर है जिसके अंदर से एक 0 और 1 के बीच से, राइट ना. आपने कहा कि एक स्केलर ये लिया जी मैंने और एक आपका जो है 1 माइनस लैम्डा लिया जी मैंने. दोनों स्केलर्स मेरे इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, राइट. आपने कहा इन दोनों स्केलर्स को मैंने इन एलिमेंटों से x1 और x2 दो एलिमेंट थे सेट से. हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई, एलिमेंटों को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपली. सो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन यानी इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉइंट्स is s is less or equal to the convex combination of the images of this corresponding of the corresponding points. So this is the thing that is the meaning of this one, ठीक है. ये तो फॉर्मल डेफिनेशन आ गई. चलिए जी की पॉइंट पे चलते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आप चेक करते हो. देखो चेक करने का जो भी आएगा आपको देखना होगा डेरिवेटिव से. तो सी हियर क्या आपको कहता है फर्स्ट पॉइंट, की पॉइंट आपका, या ए फंक्शन मे बी कॉन्वेक्स. ओके, और वन इसका एक हिस्सा लिखिएगा, इफ ए फंक्शन may be convex on one part of its domain, a function may be convex on one part of its domain while it is concave on the other part. As such result आ जाएगा जी कहीं आपके पास. सेकंड, अगर आपके पास कोई फंक्शन f, किसी ने कहा कि if f is convex, तो ध्यान रखिएगा देन उसके बाहर नेगेटिव लगाते ही माइनस ऑफ f is concave. अगर बाय प्रॉपर्टी या बाय डेफिनेशन चेक करने चलेंगे तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा उलझ जाओगे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी. अब आते हैं और भी स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स है आपके पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कॉन्वेक्स कॉन्केव को. देखिएगा ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f किसी भी सेट s से r के ऊपर चल रहा है इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ. मैंने इसको यूज कर दिया है जी. इसका मतलब नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है. सो स्ट्रॉन्गर रिजल्ट. सो नाउ इफ एंड ओनली इफ double derivative of the function of x is greater or equal to 0 for all values of x belongs in the domain S. Okay, so जब भी मुझे कॉन्वेक्स चेक करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे दे दीजिए fx is equal to x square दिया हुआ है, बताइए सर ये फंक्शन मेरा कॉन्वेक्स है नहीं है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है बिकॉज़ दिस इज अ कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट, दिस इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, राइट ना. सो डबल डेरिवेटिव लगाऊंगा, मैं देखा कि डबल डेरिवेटिव तो मेरे पास 2 आ गया, मुझे यानी कि द फंक्शन इज कॉन्वेक्स थ्रू द r. अब मेरे पास है कुछ भी. ओके, नाउ देन तो सर कॉन्केव तो हमारा बच गया. कॉन्केव को कैसे ढूंढेंगे, चलिए भाई कॉन्केव को क्यों छोड़े हम. सो मूव टू द नेक्स्ट. ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, पहले फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f from s to r is concave if and only if. ये भी कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट है. सो भी केयरफुल, कॉन्केव के लिए क्या, f डबल डैश x should be less or equal to 0 for all values of x belongs in x. मेजर मिस्टेक क्या करते हैं हम, इन इस फॉर ऑल को भूल जाते हैं. ये नहीं भूलना है जी, दैट बी अप टू बी कीप इन आवर माइंड कि ये हमें नहीं भूलना है किसी भी रेट पे. ओके ना. सो सेकंड थिंग, हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया बार-बार दोनों ही थर्ड और फोर्थ कंडीशन यानी कि कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी की कंडीशन में कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन बार-बार, राइट ना. सो सी हियर दैट देयर इज अ वन गुड पॉइंट क्या हमारे पास अभी हमें ऐड करना पड़ेगा मिस्टर राइट. सो या एक और पॉइंट जो कि फिफ्थ या फोर्थ होगा. ओके, आई अज्यूम फिफ्थ. सो डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट
is not a necessary condition, is not necessary condition, that is आपके पास क्या जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी कॉन्वेक्स। सो कैसे जी, कैसा एग्जांपल आप लोग इसके लिए, मैंने कहा कि मेरे पास अब कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, और सबसे पहले मुझे याद आता है एकदम से ही नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या फंक्शन याद आता है जी, सच दैट f of x is equal to mod x, कंटीन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ओके सो नाउ देन हियर आप अगर बाय डेफिनेशन जाते हैं, सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट, आपको चाहिए बाय डेफिनेशन f ऑफ लैम्डा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ x2 की वैल्यू क्या आती है, दैट यू नीड अ रिलेशन दिस वन लैम्डा टाइम ऑफ x1 एंड प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ x2, राइट नाउ दैट्स यू आर रिक्वायर्ड। सो चलिए जी, क्या के ऊपर यस मॉडुलस फंक्शन एग्जैक्टली, सो यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरे को x की तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि x की जगह पुट कर देंगे, सो दैट मींस व्हाट हैपन लैम्डा टाइम ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम ऑफ x2 का मॉडुलस, दैट डेफिनेटली आपने इक्वालिटी लगा दी, क्या आएगी वैल्यू, स्केलर वैल्यू है लैम्डा, तो सो दैट मींस आउट हो गया मॉड ऑफ x1 प्लस इसी तरीके से 1 माइनस लैम्डा एंड मॉड ऑफ x2, सो दैट्स ऑल। इसका मतलब ये फंक्शन मेरे पास, आपके पास क्या गया, कॉन्वेक्स फंक्शन है बट स्टिल आपके पास क्या गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो ये जरूरी नहीं है जी हमारे पास, ठीक है ना। नाउ देन अब मुझे जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन देख ली, आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है यहाँ पर, क्या तो लाइक आपके पास फंक्शन है f of x is equal to c is constant, so let me know the function is a convex or a concave, the function is c constant, तो आपका जो फंक्शन है दिस इज अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव, लीजिए c की वैल्यू रख दीजिए 1, मैंने कांस्टेंट कहा ना, इसका मतलब कुछ भी आप 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, जैसे फिक्स वैल्यू 1 by 2 1 by 3 1 by 4 व्हाटएवर द वैल्यू, c इज अ फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि फिक्स वैल्यू, यस हैप्पी टू हियर दैट। इन दिस सिचुएशन फंक्शन जो होगा मेरा वो कॉन्वेक्स भी होगा और कॉन्केव भी होगा, बिकॉज़ सी ओवर डेफिनेशन अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ देयर इज डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 इसका डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव भी क्या हो गया जिसका दैट इज इक्वल टू 0, और अगर मैं कॉन्वेक्स की कंडीशन में देखता हूं तो भी मेरे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 भी मिल गया जी, और लेसर इक्वल टू यानी कि बोथ, हां सो दैट मींस दैट इज बोथ, क्या कॉन्वेक्स भी आपके पास हो जाएगा जी एंड आल्सो द कॉन्केव भी हो जाएगा। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट मिल गया हमें कि कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी का कैसे, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास, ये पड़ा हुआ है, ऐसा एग्जांपल हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए जी। सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम काफी थ्योरी कर चुके हैं तो अब मूव करना चाहिए क्वेश्चंस की तरफ जी। ओके यस सी हियर, let f such that r to r be a continuous and one function, then which one of the following is true, जो कि आप ऑलरेडी कल कर चुके हैं, उसी फंक्शन को मैं लेके आया हूं सबसे पहले। ओके जिसके हम सी पार्ट की तरफ डिस्कशन में थे और मेजर फोकस कर रहे थे, ये क्या हमने इसके लिए क्या फंक्शन देखा, हमारे पास कहा हमने कि f of x is equal to e to the power x, क्योंकि मेरी तो इनसे बनी हुई चीज है कंटीन्यूअस और वन फंक्शन, राइट, माइंड में आते हैं एक पॉलिनॉमियल फंक्शन मिल जाए, x मिल जाए, e की पावर x मिल जाए, सो ये सब वन भी है, कंटीन्यूअस भी है, sin x cos x ऐसे नहीं ले सकता बिकॉज़ क्लियरली मेरे वन नहीं रहते हैं, राइट। बट इस फंक्शन को मैंने देखा कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टू, ठीक है, बिकॉज़ पोलिनोमियल में r पड़ा हुआ है, उसमें 0 और 0 की इमेज नहीं मिलने वाली है, सो दैट इज ये हमारा खत्म हो गया था जी, ठीक है ना जी। नाउ देन इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि हमारे पास ये इंक्रीज और डिक्रीजिंग वाली कंडीशंस हो गई, हमारे पास ये बच जाएगा। नाउ है किस पे होते हैं इस पे, और हमने सोचा था, हमारे मन में कहा था कि नहीं इसके लिए हमें कोई फंक्शन नहीं मिल रहा, मैं ऑलरेडी और अभी आप लोगों ने भी बता दिया है क्या, e to the power minus x, सो नोटिस कीजिए कभी नहीं होगी -1 e to the power minus x 1 minus e to the power x, हां तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास आज मिला सी का, हां सी का आज मिला है, नहीं मुझे कल शाम मिल गया था आपकी क्लास के तुरंत बाद ही, मैंने एक स्टूडेंट को अनु को मैंने भेज दिया था उसका आंसर, मैंने कहा ये सारे आंसर हैं इसके, ठीक है ना, तो उनका क्लास ऑफ करते ही याद आ गया था, सो सम टाइम इट्स हैपन। नाउ देन सो दैट मींस व्हाट हैपन, ये भी नहीं आंसर हुआ था जी, अनवॉल्यूड के लिए हमने क्या लिया था tan इनवर्स x, राइट, दैट फंक्शन हमने लिया था, ओके ना। सो बी केयरफुल, इन चीजों को ध्यान रखिएगा जी, हमारे पास कि हमारे पास फंक्शंस हैं कि जो हमारे पास 1 1 है, वांटेड है, सो और क्या हमें वैल्यूज देते हैं जी, ठीक है। सो नाउ देन ये हमारे पास एग्जांपल था, चलो जी मूव करते हैं और भी अच्छे एग्जांपल पे। यस दैट इज द क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन जी। इसने कहा सी कोई पॉइंट है ऊपर इंटरवल a और b के बीच में, f कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b टू r के ऊपर जो कि कंटीन्यूअस है, assume that f is differentiable at every point of a b minus c and f dash exists at f dash has a limit at the point c, तब which one of the following is true जी। चलिए 1 से 2 मिनट आपका, फिर मेरी बारी जी। अच्छा शाम का आंसर आ गया है 3, ओके इसके अलावा कुछ और, इससे कुछ और भी कंफ्यूजन निकल जाता है, अगर आपने एनालिसिस किया है तो डेफिनेटली इससे कुछ और भी कंफ्यूजन निकल जाता है आपका। दैट इंप्लाइज दैट a is also right, see here what exactly you want to convey, इसने देखो वैसे तो ये रिजल्ट है हमारे पास है कि अगर फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन हमारा पूरे में कंटीन्यूअस हो तो डिफरेंशियल हो, दैट मींस तो वो आपके पास डिफरेंशियल हो जाता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। हियर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू कन्वे, इसने कहा मेरे पास दैट इज माय इंटरवल ऊपर इंटरवल a से b के बीच में, राइट ना, एंड देयर इज सम पॉइंट c जिसको इसने बाहर कर दिया इस पॉइंट से, है ना, इसने आउट कर दिया इसको लाइक दैट, जैसे कि मेरे पास f इज इक्वल टू x फंक्शन होता है, इसने लेकिन क्या कहा, इसने कहा कि फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस भी है जी और डिफरेंशिएबल भी है एवरी पॉइंट पे एक्सेप्ट द पॉइंट c, ओके सो नाउ देन डेफिनेटली इसके रिस्पेक्ट में कोई मेरे पास यहीं पे कोई ग्राफ बन रहा होगा, इनकी रेंज के बीच में मैंने ये मान लिया कि दिस इज द fb एंड दैट इज fe, दीस आर द सम वैल्यूज, ठीक है। इस पॉइंट पे इसने कहा है कि जो आप fc निकाल के लेके आ रहे हो, इसने कहा है कि इस पॉइंट पे मेरे पास जो डेरिवेटिव है, राइट, डेरिवेटिव हैज ए लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट, और डेरिवेटिव का किसी पॉइंट पे लिमिट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव से हम क्या समझते हैं, डेरिवेटिव एट द पॉइंट c का मतलब होता है जी fx माइनस fc अपॉन
x माइनस सी लिमिट x टेंड्स टू सी दैट एग्जिस्ट, यानी कि मैंने कहा सम वैल्यू वैल्यू, ये तो मतलब होता है ना, इसने आपसे ये इंफॉर्मेशन दी है। इज इट ओके? सो दैट्स अ गुड थिंग। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इसने कहा कि दिस इज आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल गई जी आपके पास कि दैट इज इक्वल टू 1। नाउ देन यानी कि हम बात कर सकते हैं इसके नेबरहुड में यहां भी हमें मिल जाएगा s माइनस डी सी माइनस डेल्टा और दैट इज माय सी प्लस डेल्टा। द लिमिट एग्जिस्ट ही है और आप यहां पर बात कर रहे हैं तो सिंपली यूजिंग आवर रिजल्ट हम डायरेक्टली कन्वे कर सकते हैं यहां पर कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा और उसके जो डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करेंगे दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू योर f डैश c के इक्वल आएगी। ये दोनों वैल्यूज इसके लेफ्ट साइड में भी जो वैल्यू निकालोगे इसके राइट साइड से भी जो वैल्यू निकालोगे आप दैट विल बी इक्वल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इस एक्सेप्ट पॉइंट को आप छोड़ के चलते हो। इसके बाद भी आप चाहे तो लेगेंडास मीन वैल्यू थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बिल्कुल मॉड एक्स कंटीन्यूअस ओके नो डेरिवेटिव की बात की है बेटा, डेरिवेटिव हैज ए लिमिट ओके। सो डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए वहां पर, अगर डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव की बात करोगे तो आपका मतलब क्या हो गया देखा जाए तो mod of x is equal to what x minus x and 0 x greater than 0 x less than 0 x is equal to 0 राइट ना? दिस इज द फंक्शन। अब कंटीन्यूअस नहीं है हमारा कंटीन्यूअस इस पॉइंट पे तो अबाउट आर की बात करेंगे -1 to 1 0 पे नहीं ट्राई कर सकते बेटा। ठीक है, यू कैन नॉट टेक दिस वन, यू कैन नॉट टेक दिस वन। ठीक है, यस कम टू दिस। अब भी ए रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन देखिए एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर कैसे घुमाया है, अननेसेसरी घुमाया हुआ है बुरी तरीके से, जिसकी जरूरत नहीं थी। फंक्शन लेट अस बी ए रियल वैल्यूड कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं कॉम्प्लेक्स का नहीं है जी, रियल वैल्यूड फंक्शन है। पॉइंट को समझने की कोशिश करो, 1 मिनट आपकी है फिर मेरी बारी है जी, ठीक है ना? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आंसर, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। नो आइडिया, सो जरा स्टार्ट मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एग्जामिनर ने आपको क्या-क्या इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी भी इंटरवल में। हमारे मन में बहुत सारी बातें सकती हैं, एक्स फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है, एक्स क्यूब होता है, बहुत सारे फंक्शन। कितनी इंफॉर्मेशन यहीं से मिली वो कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। आफ्टर दैट इसने एक सेट बनाया क्या जी, कैसा? उस फंक्शन का जो भी आपने अज्यूम किया, आपने मान लिया एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, व्हाटएवर द फंक्शन। आपने कहा कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस आयोटा टाइम ऑफ द फंक्शन सेम फंक्शन, जो भी आप फंक्शन लोगे, राइट ना? where I square is equal to -1, ये तो मतलब इमेजिनरी वैल्यू है and f dash is a derivative of f, ये बात इंफॉर्मेशन दी सिंपली। लेट a और b दो पॉइंट हैं, इसने जो कहा आपसे इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसने कहा कि दो पॉइंट चूज कर रहा हूं मैं किसी ओपन इंटरवल 0 1 से जिस पे मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल था, राइट? और साथ साथ कहा कि दे आर कंसेक्यूटिव 0 ऑफ f, बस यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। कंसेक्यूटिव 0 का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो दैट मींस 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, इंटीजर की बात कर रहे हैं, बट इसमें तो इनफिनिट रियल नंबर्स हैं हमारे पास, राइट ना? सो दैट मींस हम बात करेंगे यहाँ पर अगर मेरे पास कोई हमने कहा कि 1/2 है तो उससे अगले वाले की बात करेंगे तो 1/2 प्लस एप्सिलॉन और पहले की बात करेंगे तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, ऐसी कुछ बात करना आपसे चाह रहा है। और उन दोनों को यानी कि इस नंबर को इसने क्या कह दिया आपके पास कि ये नंबर मेरा अगर ए है तो डेफिनेटली दैट नंबर इज माय बी। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल गई, ठीक है? ओके, और क्या है कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ एफ है, बस यही सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना था। जीरोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन की उन वैल्यूज उस x को मैं 0 कहता हूं जिसको मैं पुट करूं, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू मेरे पास 1 है और मैं इसमें पुट कर दूं तो दैट मींस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो मैं कहता हूं 1 इज 0 फॉर दिस फंक्शन। ये तो बात होती है ना? यहां तक क्लियर है? फंक्शन की जीरोस का मतलब वो वैल्यूज x की जिस पे वो 0 हो रहा हो। ओके, आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1, बता दो वैल्यू जिस पे ये 0 देगा आपको। वो x कौन कौन से है जिसे 1 और -1। वेरी गुड, बस बस इतनी इंफॉर्मेशन की मुझे आवश्यकता थी कि आप ये पॉइंट समझें। इसका मतलब क्या हुआ जी, f ऑफ a भी आपका 0 है और f ऑफ b भी आपका 0 है, ठीक है ना? बस इतना ही ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी। आप हर केस में देखो इसने क्या कहा है, GA 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 GB GA GB, यही वर्ड यूज किया ना? ओके, नाउ देन ओके, ये आपने fx gx डिफाइन किया, यानी कि आपने कहा कि g ऑफ f इज इक्वल टू f डैश x प्लस i fx। इसका मतलब अगर मैं अपने फर्स्ट केस की तरफ आता हूं, नोटिस कीजिए इसका क्या मतलब है। g ऑफ अगर मैं a डिफाइन करूं, व्हाट इज दैट वैल्यू? दैट इज f डैश a प्लस i f a, बट ये तो 0 है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया है, दिस वैल्यू इज फिनिश्ड। नाउ देन अगर मैं gb फाइंड आउट करने के चलूं तो व्हाट इज दैट? दैट इज f डैश b एंड प्लस i f डैश b, राइट ना? ये भी वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। तो ओवरऑल आपको एग्जामिनर ने क्या कहा समझो, उसने कहा gx तो मैंने ऐसा बनाया है लेकिन ga की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग, दैट इज f डैश a, और gb की वैल्यू का मतलब क्या है? दैट इज नथिंग, दैट इज f डैश b। ओके ना? तो इस जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसका कोई रोल ही नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाया। क्या यहां तक ओके आपको ये पार्ट? सो दैट्स गुड, यानी कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन यहां से बिल्कुल क्लियर हमें मिल गया है क्या जी, हमारे पास जो फंक्शन g था जिसको हम कह रहे हैं कि भाई g ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास f डैश x प्लस fx है। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि f ऑफ a भी हमारा 0 है बिकॉज़ दे आर सम कंसेक्यूटिव नंबर। मैं आपको एग्जांपल लेके भी बता दूंगा, इसको आप एग्जांपल से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा उसने जनरल वैल्यू दी है तो बेटर यही है कि कभी-कभी एग्जांपल में हो सकता है वो कंडीशन उसमें फुलफिल हो रही हो और दूसरे में फेल हो जाए। सो नाउ देन जनरल केस में हमें जनरली सोचने में ज्यादा फायदा रह जाता है। सो दैट मींस f ऑफ a इज इक्वल टू 0, f ऑफ b इज इक्वल टू 0, इसने आपको सिंपली इंप्लाइज कर दिया कि आपके पास g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश a एंड g ऑफ b इज इक्वल टू f डैश b है जी हमारे पास। एज्यूम दिस इज 1 एंड 2, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप अपने ऑप्शंस की तरफ चलिए, जो उसने ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया इफ g a इज ग्रेटर देन 0, ओके, g a ग्रेटर देन 0 का मतलब आप क्या कहते हो, कोई फंक्शन आपके पास, आप कहते हो f ऑफ a, राइट ना? आप कहते हो g a इज ग्रेटर देन 0 देन g क्रॉस द लाइन
फ्रॉम अप टू अप हाफ प्लेन टू द लोअर हाफ प्लेन, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है जी आपके पास, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। मैंने कहा कि ठीक है जी, ये जो मेरा ए है ना, ये मैंने मान लिया अपना क्या जी, मैंने मान लिया छोटा सा एक मान लेते हैं हम कि ये मेरे पास लाइन है और इस लाइन पे मेरा 1/2 है ये, ओके। इसने कहा कि मेरा फंक्शन यहां से आगे की तरफ इंक्रीजिंग है, दैट इज माई जी ए, जी ऑफ 1/2 समझ लो आप इसको, राइट, जी ऑफ 1/2 पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मुझे। आप मान भी सकते हैं, मैंने कहा कि मेरा फंक्शन क्या है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/3, मैं ऐसा फंक्शन ले भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए की वैल्यू क्या हो गई जी, ए इज इक्वल टू मेरे पास 1/2 आ गया, बी इज इक्वल टू 1/3 आ गया, ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हो अपनी तरफ से, चूज कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। रूल्स तो मना करता है बिकॉज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, बट यू कैन अज्यूम दैट दीस आर सम वैल्यूज, ठीक है। सो इसने क्या कहा आपके पास, जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती जा रही हैं, इसका मतलब आप इसने एक साथ इंफॉर्मेशन क्या दी, जी crosses the real line from upper half plane to the lower half plane, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जी ए ग्रेटर देन 0 और जी किसके इक्वल है, एफ डैश ए के, इसका मतलब क्या हो गया जी, एफ डैश आपके पास ए इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इज इट ओके, यस। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से आपका फंक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोअर से अपर की तरफ आपका जा रहा है, ना कि ऊपर से लोअर की तरफ, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। इसलिए क्या कहा आपको, फ्रॉम अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन, इसका मतलब गलत बात, इससे तो अपोजिट बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। यहां तक क्लियर है, दैट्स गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, यस, if g is greater than 0 सेम कंडीशन के लिए, then g cross the line real line from lower half plane to the upper plane, बिल्कुल सही बात कही है जी, यही आपने किया यहां पर इसको, ओके ना, दैट्स द थिंग। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट दैट ही वांट टू कन्वे। इसने कहा आपसे, यदि मेरे पास जी ए और जी बी, ठीक है, कुछ चीजें हम यहां से फ्री कर देते हैं आपकी, अब इंफॉर्मेशन आपको दीजिए साथ साथ, इसने कहा कि जी ए और जी बी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और अगर कोई फंक्शन, हम कहते हैं अगर मेरा फंक्शन, भाई हमने कहा कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो फंक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर मेरा फंक्शन लेस देन 0 होगा। अब ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट होकर के कोई एक फंक्शन बन गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इसका क्या, भाई या तो ये ग्रेटर देन 0 है या फिर ये लेस देन 0, ये तो इंफॉर्मेशन हो सकती है जी, ओके ना। नाउ देन सी अब इन दोनों बातों के लिए हमें इसने इंफॉर्मेशन दी, इसने कहा देन जी ए एंड जी बी हैव द अपोजिट साइन, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो, है ना। सो सी आपके पास, या फिर अगर मेरे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, यानी ग्रेटर देन होने के केस में यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली आपके पास, हो सकता है कि दोनों के दोनों मेरे पास पॉजिटिव हो, या हो सकता है मेरे पास दोनों के दोनों नेगेटिव हो। इसने क्या इंफॉर्मेशन दी आपके पास, इसने कहा कि हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, और इसका वाइस वर्सा, पहला नेगेटिव हो और दूसरा मेरा पॉजिटिव हो, ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे दे सकता है, राइट ना। बट सी आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, इसने कहा कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ साथ कहा इसने कि दे आर कंसेक्यूटिव 0, ओके ना। सो अगर ये यहाँ से मेरे पास बढ़ना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल इसी कर्व में मैं लेके मूव करता हूँ, सो दिस इज माय पॉइंट 1/2, ओके। सो दैट मींस कंसेक्यूटिव है तो उसके बाद उसको आना पड़ेगा ना। सो इसका मतलब क्या हो गया जी, मेरे पास सिंपली दे हैव द सेम रीजन, उनका साइन आएगा, दैट हैव द सेम साइन, दोनों के दोनों, दे विल नॉट कैन नॉट हैव द अपोजिट साइन, अदरवाइज तुमको क्या होगा, क्रॉस करना पड़ जाएगा बीच में से, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। वो नहीं होना चाहिए। जबकि फीलिंग क्या आती है भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू के लिए बात करते हैं हम, डेरिवेटिव्स पे 0 है, ओके ना। सो दैट इज द थिंग, यानी कि दो हमें पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। जो फंक्शन लिखा था उसने कुछ नहीं कहा, आपसे कहा था कि उन कंसेक्यूटिव वैल्यूज पे डेरिवेटिव के इक्वल है वो फंक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और उस कंस्ट्रक्शन से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूव करें आगे, या सी पॉइंट्स टू बी रिपीटेड, या सी देखो हमारे पास हमने क्या कहा, दे आर नॉट इक्वल टू 0, आइदर दे कैन इंक्रीज और दे कैन डिक्रीज। अगर मेरे पास सिंपली हमने कहा कि भाई हम इंक्रीजिंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दैट मींस दे आर इंक्रीजिंग, हमारा जी ए और जी बी, राइट ना, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश ए, सॉरी एफ डैश ए एंड दैट इज इक्वल टू द एफ डैश बी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेंजेंट की, राइट ना। अब आपने कहा कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि उनके डेरिवेटिव्स दोनों के दोनों क्या हो गए जी, दे आर आल्सो ग्रेटर देन 0, फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, राइट, इन दैट सेंस। लेकिन आपने कहा है कि एफ ऑफ ए भी 0 है जी मेरे पास, और एफ ऑफ बी भी 0 है, यानी कि आप बिल्कुल रोज की तरीके से अप्रोच कीजिए उसको, यानी कि उस पॉइंट पे कहीं कट करना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट मेरा भी है, राइट ना। सो दैट मींस द फंक्शन विल बी इन द सेम साइन में। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का मतलब देखो एफ ए इंटू एफ बी, यानी कि हमारे पास जी ए इंटू जी बी, अगर हम कह रहे हैं दैट इज लेस देन साइन, हम कहते हैं अपोजिट साइन है, अपोजिट का मतलब एक ऊपर आ कहीं एक नीचे आ, इसका मतलब कहीं और भी कट कर दिया इन पॉइंटों के अलावा ये पॉइंट पे। जबकि हमने कहा है क्या, दे पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड बोथ दिस पॉइंट आर द कंसेक्यूटिव, इसका मतलब वो कट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अपोजिट साइन नहीं हो सकते हैं जी। होप इट इज क्लियर नाउ, या अनु क्लियर है बच्चे, दैट्स गुड नाउ। सो चलिए जी मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन जी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये हम कल भी कर चुके हैं, बट मैं फिर भी लेके आया, वरना तो फिर कॉन्वेक्स फंक्शन हमारे पास नाराज हो जाता है ना कि इसको हमने पूछा ही नहीं, आज हमने टॉपिक भी पढ़ाया है ना, तो उसका क्वेश्चन भी आया। यस, बी इज द करेक्ट वन। जस्ट उसने कल भी हमने देखा था, उसने सिर्फ कंडीशन दी थी आपको कैलकुलेशन रिजल्ट की कि कोई भी मेरा फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल की जरूरत थी, और इस कंडीशन यानी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली दिस इज वन। कम टू द नेक्स्ट, यस, किससे करना है, मीन वैल्यू थ्योरम से। देखिएगा इसके अंदर कैसे हम कंसेक्यूटिवली मूव करते हैं, ओके। आप यहां पर इसने क्या दिया हमें, 0 पे, और किस पे वैल्यू पूछ ली, 1 पे, ऐसे कोई भी पॉइंट पे दे सकता है, आप अपने आप लगा जाता है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल ये कल हो चुका है आपका, यस दैट्स करेक्ट वन, ओके ना। तो सिंपली ध्यान रखना है कि हमारे पास ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई की है जी, ठीक है, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन थे, तो मुझे यहाँ पर भी आपका लाना जरूरी था इसको, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट। हाँ, अभी थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या दिया गया, सपोज p इज अ पॉलिनोमियल विद द रियल कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है जी आपको, और रियल कोएफिशिएंट है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। लेट अस सी, waiting for more answer, then I will answer if you will not be able to do.
गुड श्याम, वेरी गुड। सो सी हियर, कौन सी थ्योरम का यूज किया आपने? विच थ्योरम यू हैव अप्लाइड? वेरी गुड शिवम, कौन सा थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पर? प्लीज राइट द नेम ऑफ द थ्योरम व्हिच यू हैव अप्लाइड। ठीक है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं सी है व्हाट हैपेंड। मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। इसने आपसे कहा p एक पॉलिनोमियल है। मन में क्या आएगा? p हो सकता है कुछ भी चीज मेरे पास, p x मे बी द एनीथिंग, x x स्क्वायर हो सकता है हम सबका कॉम्बिनेशन, राइट ना? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। इसे सिंपली अगर हमें कहा गया कि पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं उसके पास दो प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो फंक्शन मेरे पास कंटीन्यूअस भी हो जाता है और वो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी हो गया जी, मेरे पास डिफरेंशिएबल भी हो गया है। ओके, सो हम तो एक अच्छी सी बात जानते हैं क्या कि भाई अगर कोई फंक्शन, हाँ रोल्स थ्योरम आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। हमने कहा कि भाई इस पॉलिनोमियल के पास दो जीरोस हैं, कोई भी हमने मान लीजिए एक जीरो सी है एक जीरो बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p ऑफ b हो गया जी हमारे पास। ठीक है, सो दैट मींस डेफिनेटली इस a और b के बीच में भी मेरे पास जो फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल आप है तो इसके इंटरवल में हो गया, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, कहां c बिलोंग करेगा एग्जिस्ट देयर इज अ पॉइंट c बिलोंग्स इन दिस ओपन इंटरवल, यानी कि a और b के बीच में, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल मैं लेके आया हूं उसका डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है। दैट्स रोल्स थ्योरम में कहती है। सो सी फर्स्ट ने कहा देयर इज नो रूट ऑफ दिस डेरिवेटिव, गलत बात हो गई जी। देयर इज एक्जेक्टली 1, ये भी गलत बात हो गई। हम ऑलरेडी देख के आए हैं, अगर मैंने फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया f इज इक्वल टू 1, सो आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच c। ये कहता है देयर इज एटलीस्ट, तो एटलीस्ट के बाद कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया जी। देयर इज एक्जेक्टली 1, ये भी बात गलत हो गई है जी। देयर इज एटलीस्ट 1 रूट ऑफ द डेरिवेटिव between any two consecutive roots of the p. That is the answer of this one. Hope it will be clear to all of you now. Okay, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिख रहा था, आप ध्यान रखें कोई डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को जरूर सोचिए मीन वैल्यू थ्योरम और अपने रूट थ्योरम की तरफ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर तो एक बार जरूर सोचिए अपनी तरफ से। यहाँ कोई ए और बी नहीं दिया था इसने, तो कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल उसके पास रूट्स होंगे तो आप वो रूट्स मान के चलिए जाएगा बीटा, उससे निकाल लेते हैं इन चीजों को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी मैं इसका एक पॉइंट आपको डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, इन जनरल मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज आंसर? पहले मुझे जल्दी से आंसर बताइए। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैं आपको बताया कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल जैसा वर्ड कहीं भी यूज हो जाए तो यूज योर थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यूज, रोल्स, जनरली रोल्स थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होती है बच्चों। ठीक है, सो सी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया है जी? इसने कहा है कि आपके पास f ऑफ 0 पे और f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है जी? मेरी 0 दी हुई है। ठीक है, फंक्शन मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हो गया जी दिस इंप्लाइज f इज व्हाट? दैट इज अ कंटीन्यूअस प्लस आपके पास डिफरेंशिएबल भी हो गया है जी। क्या हमने 0 1 पे खाया तो हमने ले लिया जी अपना इंटरवल, क्लोज इंटरवल यहां पर ले लिया जी और ओपन इंटरवल यहां पर ले लिया जी। बिल्कुल हो गया सर। और हमें पता लग गया कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, या बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। बट नोटिस कीजिए पॉइंट जिस पे मैं फोकस करने की बात कर रहा हूं आपसे। सो दैट मींस, क्योंकि ये जरूरी है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको 3 टाइम डिफरेंशिएबल दूंगा, नेक्स्ट टाइम 4 टाइम डिफरेंशिएबल दूंगा यहां पर, तो इसलिए मैं फोकस करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको। ठीक है, सो नोटिस हियर क्या इसने कहा, देन ये इंफॉर्मेशन हमें देती है कि फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो और वैल्यूज इक्वल हो किसी पॉइंट पे एंड पॉइंट पे, तो हम बात करते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 1 such that डेरिवेटिव का रूट यानी कि डेरिवेटिव जो बना उसकी 0 है। ओके ना? क्या मिला आपको? डेरिवेटिव एट द पॉइंट c। ओके ना? बी केयरफुल अबाउट दैट, जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। हमने कहा कि कोई पॉइंट सी है इस 0 और 1 के बीच में, तो सम सी पॉइंट इज दिस हियर, आई एज्यूम, राइट ना? नाउ देन मुझे क्या मिल गया? अब इसने एक और इंफॉर्मेशन दी थी आपको। क्या इंफॉर्मेशन दी थी? इसने कहा था f डैश 0 भी मेरे पास 0 है और आपने यहां से ऑब्टेन कर लिया f डैश एट c भी मेरे पास 0 है, यानी कि आपने एक और इंटरवल ऑब्टेन कर लिया। क्या? 0 से c का, 0 और c कहां? इन दोनों के बीच में, इसका मतलब दिस इज द इंटरवल नाउ टू एनालिसिस। अब मैंने कहा फंक्शन चूंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल था, सो दैट मींस यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको? यहां से आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई जी f डैश एट 0 पे मेरे पास 0 है जी, f डैश c पे भी मेरे पास 0 है जी, राइट? इवन तो f1 भी ले सकते हैं आप, इस पार्ट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ देन मैंने दो पॉइंट्स ले लिए अपने 0 टू c। सो सी मेरा इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव है दैट इज दोनों प्रॉपर्टी रखता है, वो कंटीन्यूअस भी होगा जी और वो डिफरेंशिएबल भी होगा जी इन द सेम इंटरवल। किसमें? 0 टू c के अंदर मेरे पास 0 टू c, और सिंपली यहां पर भी मेरे पास 0 टू c। अब ये दोनों यानी कि रूट की कंडीशन को सैटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, अभी तक तो डेरिवेटिव की थी, अब बात करेंगे डबल डेरिवेटिव की, यानी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c1 इन दिस इंटरवल 0 टू c, इन दोनों के बीच में कोई c पॉइंट आ गया, c1 पॉइंट आ गया, सच दैट कैसा? देयर डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। सो c1 जो कि आर्बिट्ररी पॉइंट है, c1 बिलोंग्स, आपने कहा कि बिलोंग कर रहा है 0 टू 1, सो यू कैन रिप्लेस दिस बाय c बाय दिस x। ओके, दैट्स कैन बी रिटन। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? f dash x is equal to 0। सेम वर्क आप यहां इंटरवल में भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि c से 1 के ऊपर ये वर्क कर सकता है। तो दैट इज द आंसर। नाउ एग्जाम में आपको 3 टाइम्स के लिए बात करेगा तो तब भी आपके पास ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा जी, क्योंकि अब आपने इंटरवल ये बना लिया। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू जो मैं आपको मैसेज करना चाह रहा हूं? हां, सो यानी कि डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, ये सारे के सारे ये एक नया फंक्शन बन जाता है। आप इसको सिंपली कह सकते हैं दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू g, अ न्यू फंक्शन। ओके, सो नाउ देन, तो चलिए आंसर तो हमें मिल गया है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट। यस, कुछ इस तरह के फंक्शंस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे रेज कर सकता है। क्या है सर इसमें? क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो लेट मी नो कि कैसे हम इसको सोचेंगे, कैसे हम चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा हेल्प करते हैं, ये हमें बताते हैं इसके बारे में। 1 मिनट आपकी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं फिर, ठीक है? हमें जो इंफॉर्मेशन दी, इसने कहा कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक ट्रू रिलेशन को ढूंढना है। ओके सर, हम कैसे करें? जब भी कभी ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, ओके सी आई अज्यूम दैट दैट इज रॉन्ग। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इसको हिट करना है। जो इनइक्वालिटी कहते हैं, कभी-कभी आपको बीच में कोई इनइक्वालिटी लेस देन एक्स, जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए, ये भी हमारी वैल्यू थ्योरम से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं सर? सी लेंगाडास मीन वैल्यू से हम जानते हैं कि इसमें साथ-साथ हमें एक इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन दी है कि u आपके पास लेस देन है v से, और u और v दोनों के दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है।
ये आपको हेल्प करते हैं एक इंटरवल जनरेट करने के लिए u और दिस वैल्यू इज v। ओके, सो अगर ये कहता सिर्फ आपके पास 0 एंड जस्ट u, तो इसका मतलब आपके पास समझना था आपको इंटरवल 0 और u इंटरवल दिया हुआ है। ऐसी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में। ओके ना, इसीलिए आपको दी गई है जी। सो जस्ट हियर ऑल चलो हो जाएगा। सो नाउ देन सबसे पहले मुझे अपना एंटिटी यानी मीन वैल्यू स्टूडेंट लगानी है, तो मुझे सबसे पहले फंक्शन पता होना चाहिए। मैंने नोटिस किया सबके अंदर ए एंड सी सेम ऑप्शन है। नहीं बेटा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इक्वालिटी है और यहाँ पर आपके पास इक्वलिटी भी आई हुई है। ए और सी सही, दोनों के दोनों सेम ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर इनइक्वालिटी का इफेक्ट है, दैट्स द थिंग। तो हियर व्हाट हैपेंड, सबसे पहले मेरा टारगेट था अपनी आइडेंटिटी को फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। मैंने कहा कि मेरा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मुझे कैसे पता लगा सर? देखो tan ऑफ v और tan ऑफ u, यानी कि tan का ही फंक्शन है, यानी से मुझे आइडेंटिफाई हो गया। और मुझे ये भी पता लगा कि मेरे पास इंटरवल u से v है और मुझे ये भी रिलेशन मालूम है कि u लेस देन v है और दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से एकदम मिल गई। ओके, मैं एक और रिजल्ट जानता हूँ बाय द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या? f of b माइनस f of v, यानी कि यहाँ पर मेरे पास b क्या है? v है, यानी कि f of b माइनस f of u अपॉन v माइनस u इज इक्वल टू व्हाट मैं जानता हूँ f डैश एट c होती है ये वाली। इतनी इन्फॉर्मेशन भी मैं जानता हूँ। मैं आपको सिर्फ कर रहा हूँ कि जो भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन हो जरूर सोचिएगा मीन वैल्यू थ्योरम। ये इंटेंशन है इस क्वेश्चन को यहाँ लिख के लाने की। सो दैट इज इन्फॉर्मेशन हमारे पास, राइट? सर आपने इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया जी। v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दैट मींस दैट हैज बिकम tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u अपॉन v माइनस u इज इक्वल टू इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लेने के लिए चलता हूं, सो डेफिनेटली दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई f डैश एट c पे निकालिए, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर। ओके, सो दैट मींस दैट इज नथिंग, दैट इज 1 प्लस c स्क्वायर। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई जी एक सिंपल कैलकुलेशन से। क्या मिल गई? जैसे ही आपने इसको किया, आपने देखा कि अरे वाह, मुझे तो ऐसी फॉर्म मिलनी शुरू हो गई है जो कि मुझे आवश्यकता थी, राइट? थोड़ा सा यूनिक करना है। किसकी हेल्प लेंगे? अपने इंजीनियर की। इसने आपसे क्या कहा कि भाई ये आप जब ये थ्योरम लगाते हो तो आप बोलते हो कि ये जो c है, यस नाउ यू आर, यस दैट्स गुड। सी आप कहते हो सी बिलोंग्स इन द ओपन इंटरवल u, v, राइट ना? यानी कि सी इन दोनों के बीच में है, कहीं u और v के बीच में मेरा c है। ऐसी कोई इनइक्वालिटी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। आपने कहा कि भाई जब मेरा u लेस देन c है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट u स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज दैट u स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो लेस देन 1 प्लस c स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? आपके पास इनइक्वालिटीज में चेंजेस आ गया कि 1 बाय 1 प्लस c स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। ये आपने रिजल्ट राइट कर लिया। यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? दिस इज व्हाट? स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 1 बाय u स्क्वायर। पहली इंफॉर्मेशन। सो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी मालूम है यहीं से, क्या कि भाई जब मेरे पास c लेस देन v है, तो ये इंप्लाइज कर देता है सिंपली 1 प्लस c स्क्वायर विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस v स्क्वायर। तो सिमिलरली यहां से आप ड्राइव कर लेंगे रिजल्ट एंड यू विल गेट दिस वन। अब आपके पास इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यू विल गेट रिजल्ट फर्स्ट ए ऑप्शन। होप इट इज क्लियर? यानी कि ये अगर इस तरीके का इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ सोचना चाहिए जी। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है और आप कैसे हैंडल करेंगे जी? द वैल्यू ऑफ c इन बोडोल थ्योरम, इसमें तो नाम ही बता दिया आपको। कभी-कभी c की वैल्यू कोई पूछ लेता है, वो कैसे निकालेंगे? जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? हैप्पी टू सी दैट। वेरी गुड श्याम, वेरी गुड शिवम। ठीक है, सिंपली आपको डेरिवेटिव लगाना है इस फंक्शन का। f डैश ऑफ x आपने जो भी निकाल दिया, माइनस ऑफ का sin x। अब यहाँ जो ऑप्शन है ना, सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करना है, किस पे ये वैल्यू आपके पास 0 होगी। क्योंकि आपका क्या कहता है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो वो आपका जो 0 नहीं कहीं मिलेगा। हमें पता है 0 से 0 जाता है, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियरली, इज इट ओके? यस, सो कम टू द नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन मिल गया है आपको। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जी, कोई भी आ सकता है। देखो अल्फा बीटा और गामा जनरल वैल्यू मिलने वाली है आपको। अगली बार मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन घूमता रहता है। सो लेट अस थिंक वन टाइम, देन आई विल हेल्प यू। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दीजिए जी। If a quadratic function defined on the closed interval AB by this polynomial, then the real number C guaranteed by Lagrange's mean value theorem. Okay, आपने आंसर किया है अभी। शिवम क्या आंसर किया बच्चे? नहीं किया, तो पहले वाला आंसर आपका अभी नहीं किया। ओके, मैं शुरू करूं बीटा अपॉन अल्फा। चलिए जी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन को डील करने में। वैसे तो हमें बाद में पता ही लग जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। सो सी माइनस 2 बीटा बाई 2 अल्फा, लेट अस सी, ठीक है। सो सी व्हाट इज गिवन टू यू, आपको दिया गया है एक फंक्शन एफ एक्स और जिसकी वैल्यू है अल्फा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ये वैल्यू है। ओके, इसने दो टर्म्स दिए हैं ए बी, यानी कि क्लोज इंटरवल आपको ए और बी भी दे दिया है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए क्लियरली आपको मिल जाएगा, एंड एफ ऑफ बी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा, एंड सिमिलरली एफ ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा बी स्क्वायर प्लस बीटा बी प्लस गामा, राइट ना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी जरूरी है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। सो अगर मैं कहूं कोई सी पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करता है ए और बी ओपन इंटरवल के अंदर, सो दैट मींस दिस एफ डैश सी विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 अल्फा सी प्लस बीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। ये हमें मिल गया है जी। सो अब अपनी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ चलिए। वो क्या कहती है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ओके ना, तो ठीक है सर, ये कहती है हमारे पास। तो एफ बी और इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो व्हाट हैपन इन दिस केस? सिंपली एफ बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? एफ बी की वैल्यू अल्फा बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बीटा बी एंड प्लस गामा माइनस, दैट इज माय एफ बी। नाउ एफ ए की तरफ चलते हैं।
दैट इज अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए एंड देन प्लस गामा, ये भी ब्रैकेट में होल, अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू, एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 टाइम ऑफ अल्फा सी प्लस बीटा, ओ दैट वाज द वैल्यूज। ओके, सो इतना वैल्यूज हमें मिल गया था, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट इन टर्म ऑफ बी। यहां से हमने इसको अल्फा को कॉमन ले लिया दोनों में से, सो व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा इज कॉमन, वी आर गेटिंग बी स्क्वायर, यस नाउ यू आर करेक्ट। ओके, और यहां से आपने क्या किया, बीटा कॉमन ले लिया, यानी कि बी माइनस ए, और गामा तो आपसे कट गया है जी दोनों का, सो दैट इज व्हाट अपॉन है आपके पास बी माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा सी प्लस बीटा। नाउ देन आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहां से यहां बच जाएगा जी बीटा प्लस ए, यानी कि अल्फा बी प्लस ए प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा सी प्लस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल जी, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, सो दैट मींस व्हाट हैपन, आपके पास क्या वैल्यू आ गई जी, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाय 2, द सी इज करेक्ट। एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देगा जी, एग्जामिनर आपको देता है कि आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट, सिंपली क्योंकि आपके पास कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो वो क्या रिलेशन होगा, क्या वो, दिस इज नथिंग दैट इज एन एएम। ओके, कभी कभी सिंपली एफ एक्स के अंदर क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज को रख देगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, तो कोई भी जगह वैल्यू है, अब आपके पास 2 और रख दिया और 3 रख दिया, व्हाट विल बी द वैल्यू, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा के लिए याद रखना द वैल्यू विल बी दिस वन, तो इसका तो कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, 2 plus 3 by 2, okay, so 5 by 2 is the correct answer, so anyhow कुछ भी हो हमारे पास quadratic polynomial, the matter is of the interval, so किसके लिए लिखें, quadratic function quadratic polynomial, ऐसी चीजों को ध्यान रखिएगा, ये जनरल रिजल्ट आपके पास, so कभी कभी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन यही सब चीजें दी हुई हैं उसने, तो उन चीजों के बारे में पूछता है, तो हम एम के बारे में बात करेंगे। so now come to the next question, next question तो नहीं है जी हमारे पास, okay, so आप सभी लोग थे ऑन अकेडमी, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, these are some common things, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को आप रेफर कोड